नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मैं इस वक्त मध्य प्रदेश के हरदा शहर में हूँ। मैं उस जगह हूँ जहाँ आज से चंद दिन पहले यानी 6 फरवरी को एक आतिशबाजी कारखाने की आग ने तमाम जिंदगियाँ छीन ली। 13 लोग काल के गाल में समा गए और न जाने कितने लोग हैं जो आज भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस हादसे के पीछे असली वजह क्या थी, अब तक इसका सही पता नहीं चला है। ये जो मलबा आप देख रहे हैं, ये हरदा की उस आतिशबाजी फैक्ट्री का है जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में सुतली बम बन रही थी और तमाम सारा आतिशबाजी का सामान बन रहा था और एक छोटी सी चिंगारी ने विकराल रूप दे दिया। और उसके बाद जो आग भड़की, उसने न केवल इस कारखाने में काम कर रहे लोगों बल्कि रास्तों पर चल रहे लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया। 1 किलोमीटर दूर तक जो लोग मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, अपने 4 पहिया वाहनों में निकल रहे थे, वे सब भी यहाँ से निकले हुए आग के गोलों की चपेट में आ गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई युद्ध छिड़ गया। जो लोग इस हादसे के बाद बचे हैं, उनकी आप बीती से सामने आया है कि हादसा इतना बड़ा था कि शुरू में जो लोग इसे छोटी आग समझकर उसके वीडियो बनाने के लिए रुक गए थे, वे सब भी मौत के आगोश में चले गए। इस कारखाने के पीछे, इस मलबे के पीछे एक कहानी ये भी है कि स्थानीय कलेक्टर ने इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया था, लेकिन तत्कालीन संभागीय आयुक्त डिविजनल कमिश्नर ने उसमें स्टे दे दिया उस आदेश पर और उसके बाद कारखाना बदस्तूर चलता रहा। इससे पहले भी इस कारखाने का लाइसेंस निरस्त होता रहा, बहाल होता रहा। हरदा ज़िले में जितने आतिशबाजी के, जितने बारूद बनाने के लाइसेंस हैं, उसमें सबसे ज़्यादा लाइसेंस इसी कारखाने के मालिक के पास। ये प्रशासनिक लापरवाही कितनी भारी पड़ी है यहाँ के लोगों के लिए, उनकी ज़िंदगियों के लिए। जो लोग घायल हैं वे अपनी पूरी ज़िंदगी इसके घाव के साथ जीने के लिए अभिशप्त होंगे। इस हादसे के शिकार लोगों की वेदना, उनकी पीड़ा, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। क्या हुआ था उस दिन, हादसे के दिन? सर वो फैक्ट्री में जोर से धमाका हुआ तो सब भाग के निकले। तो आप उस वक्त फैक्ट्री में काम कर रहे थे? हाँ सर, काम कर रहे हैं। क्या काम करते हो फैक्ट्री में? सर बत्ती बनाते। तो क्या हुआ फिर? सर जोर से आवाज़ आई पटाखे फूटने की, तो पूरी पब्लिक निकल के भागी। तो सर हम भी भागने लग गए। भागने में कोई गिर रहा, कोई पड़ रहा है। तो ऐसे में सर हमने हमारी जान बचा बच्चे को भागे। बच्ची स्कूल गई थी तो वो घबरा गई। हम तीनों माँ बेटी रहते हैं सर, पापा उसके साथ में रहते नहीं हैं। तो वो लड़की उसी दिन से दहशत में आ गई, कुछ भी नहीं खा पी रही है सर। वो बेहोश हो गई थी। तो दोनों बच्चियों स्कूल में थी तो ये घबरा गई कि मेरी मम्मी ख़त्म हो गई। उसी दिन से मेरी बच्ची दहशत में आ गई और कुछ भी नहीं खा पी रही है। माखीलाल सैनी मेरा पहला ब्लास्ट हुआ, उसमें हम भगदड़ में हम भगे, सब छोड़ छाड़ के। मेरे 7 भैंसें और 3 बछड़े की डेयरी थी, वो पूरी जल के नष्ट हो गई है। उसमें एक भैंस बची है, खाली 6 मिनट हो गए पूरे और बाकी जानवर जले हुए बचे। घर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। ये मुझे करंट लगा बिजली का, मैं एक पट्टी खाया, कुछ देर में लाइट चली गई तो मैं माल बच पाया हूँ। घर में 7 जने को चोटें आई हैं। मेरा भाई तो बड़ा चल ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल लेटा हुआ है। प्रशासन ने अभी तक क्या मदद दी है? प्रशासन ने अभी तक ऐसी कोई मदद नहीं है, कोई राशि नहीं है, 1 रुपए की भी कोई वो नहीं, अपने को मदद मिली है। खाना पीना मिल रहा है बस, इधर उधर से जो भी संस्था है उससे जुड़ी है, खाना पीना मिल रहा है बस। मुख्यमंत्री जी आए थे मध्य प्रदेश में? हाँ, बस उन्होंने बोला हमसे जितनी कोशिश हो सकेगी बनेंगे, आप बिल्कुल विश्वास रखिए हमारे में, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। यही संभावना मिली हमारे। जैसा कि अभी तो मंगलवार को जो 6 फरवरी को यहाँ पे घटना हुई थी पटाखा फैक्ट्री में, उसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी और बहुत से लोग यहाँ भगदड़ मच गई थी। देखा जा रहा है जो ऐसा जिस प्रकार से हुआ था, देखा जा रहा है कि कोई बड़ा ब्लास्टिंग हुआ है, बड़ी कोई घटना हुई है जिसकी दूर करीबन 5 से 10 किलोमीटर तक इसकी गूंज सुनाई दे रही थी। हमने जिस प्रकार से इसकी गूंज सुनी तो पहली बात तो हम भी देखने आ रहे, लेकिन जब हमको लगा कि बड़े हादसा हो तो हम भी पीछे में वापस भागे पैर से और बहुत से लोग गिर गए। जो यहाँ से राहगीर गुजर रहे थे, किस लोगों ने वीडियो बनाया तो करीब उनकी जान भी गई है और कुछ लोग जो गिर रहे यहाँ से निकल रहे थे उनको स्थानीय लोगों की जो बिल्डिंग जो फटी है उसके
के जो मलबे की जो पत्थर ईंट थे वो लगे, उससे भी घायल हुए, कुछ लोग उससे भी उनकी मौतें हुई है। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा भी उनकी मदद की गई, प्रशासन सभी आ गया था, फिर सभी को उठा के लेके गए, अपने अस्पताल में भर्ती कराया और कुछ लोगों को यहाँ कॉरिडोर बना के डायरेक्ट इंदौर भोपाल की ओर रेफर कर दिया गया था। अभी तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और देखा जाए तो यहाँ डेली रोजाना कोई ना कोई घटना भी देखने को मिल रही है। बम मिल रहे हैं पर जो यहाँ पर अवैध रूप से संचालित की जा रही थी और उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और करीब जिले में जो 12 फैक्ट्री संचालित हो रही थी सभी को सील कर दिया गया है। मैं नेहा चंदेले घटना वाले दिन में कोचिंग से लौट रही थी। मेरे मम्मी पापा घर पे थे और दादाजी को बचाने में वो एक्सपायर हो गए और मुझे नौकरी चाहिए, जल्दी से जल्दी नौकरी चाहिए बस। और मुख्यमंत्री जी आए थे, मिले थे आपसे? मुख्यमंत्री जी ने बाकी प्रशासन ने अभी तक कोई मदद की है? करी है सर, प्रशासन ने मदद करी बहुत, मतलब हमारे लिए लगे बेचारे दिन रात, कोई प्रॉब्लम नहीं प्रशासन साइड से। तो बस थोड़ा नौकरी का जल्दी से जल्दी हो जाए, ज्वाइनिंग लेटर आ जाए तो मैं 4 बहन भाई हैं, मैं थोड़ा जल्दी उनके पैरों पर उनकी पढ़ाई भी जारी है सर। आज 8 दिन होगा हमको यहाँ पढ़े। क्या नाम आपका? मेरा नाम नेहा चंदेले। नेहा। आपका? श्रवण। हमको अभी तक कुछ लाभ नहीं मिला है और हमारा पूरा घर टूट गया है। हम घर घर से भटक रहे हैं, हमको जैसा जैसा मकान चाहिए हमारा पूरा, और जिसको टूटे फूटे उनको पूरा सुधार चाहिए हमको। हाँ। अभी प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया है? कुछ नहीं मिला हमको अभी तक। हम रात को ही आए हैं वहाँ से इंदौर से, हम भर्ती थे सब 4-5। आप काम करती थी फैक्ट्री में? नहीं, हमारा घर ही है बाजू में, वहाँ पे हमारा घर पूरा उड़ गया है। बच्चे हमारे 2 बच्चे थे, पति भी नहीं है, तो कोई कमा के खिला देगा हमको। ये हरदा का ITI है जहाँ पर प्रशासन ने राहत कैंप बनाया हुआ है। ये सारे वे लोग हैं जो इस हादसे में बच गए हैं, लेकिन जिनके घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। इनको इस सरकारी बिल्डिंग के कमरों में बसा दिया गया है और आगे इनको कब तक अपनी छत, अपना घर मिल पाएगा, इसको लेकर ये लोग बेचैन हैं। हम चाहते हैं हमें उतनी सुविधा मिल जाए जितना हमारा नुकसान हुआ है। अभी प्रशासन ने क्या आपको आश्वासन दिया है? खाना ही मिल रहा है अभी। हमारे इसका अस्पताल में भर्ती है, हमारे ससुर भी भर्ती है। समस्या इस हादसे के बाद जो पीड़ितों के सामने है वो सबसे बड़ी समस्या है। जो लोग बेघर बार हो गए हैं उनके सामने अपना घर, अपनी छत की समस्या सबसे बड़ी है। बहुत बड़ी संख्या में वे लोग हैं जिनके घर इस बड़े अग्निकांड की चपेट में आकर जमींदोज हो गए हैं, जिनके एक एक कमरे के मकान थे और जिनके 2 और 3 मंजिल के मकान थे, वे सब ध्वस्त हो गए। वे सारे लोग यहाँ इस राहत शिविर में रुके हुए हैं। प्रशासन ने उनके खाने पीने की, कपड़ों की व्यवस्था तो की है, लेकिन उनके सामने असली सवाल ये है कि दिन बीतने के बाद कब तक अपने घरों में जितने भी लोग हैं ना, हमारे मोहल्ले में 60-65 घर थे और उस कोरोना में भी काम करने वाले बोल रहे थे, लेकिन सारे पूरे घर चल चुके हैं हमारे, और अब कुछ नहीं बचा हमारे अलावा। हमारे एक तन पे आए ना तो कपड़े के अलावा कुछ भी नहीं था। हमारे बच्चे, हमारे दीदी वगैरह मजदूरी करते तो हमारा तो सब कुछ ही बर्बाद हो गया। अब कहाँ जाएंगे, बस हमारे को कुछ नहीं चाहिए। हमारा जो मकान है ना, हमें वैसा का वैसा हमारा मकान, हमारा तुम खाना पीना जो दे रहे हो, हमारा सिर्फ मन मान रहा, पेट नहीं भरा रहा हमारा। तुम्हारा बर्तन ठीक है, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमें से हमारा जो घर बना है ना, हमारे घर दे दो। आप लोगों से ये विनती है बस, आप पैसे भी दोगे, कपड़े भी दोगे ना। हमने हमारी जिंदगी में कभी भीख नहीं मांगा, लेकिन हमें भगवान ने ये दिन ला दे कि हमें भीख मांगना पड़ रहेगा। आज हमारा आज हम मर जाते तो हमारे बच्चों का क्या होता सोचा है। बस आप लोग से ये विनती है कि हमारा घर दे दो। आपका नाम क्या बहन? क्या? काजल चौहान। बस मुझे मेरा घर चाहिए। हम जितने भी व्यक्ति हैं, मेरे भाई बहन, ये सब, हमें हमारा घर चाहिए। हमारी दीदी देख लो, आज जीवन में कभी उनने बाटन नहीं लगाई, लेकिन आज बेचारी भर्ती है कि मेरी चाची बेचारी, इसके छोटे छोटे बच्चे इंदौर एमआई हॉस्पिटल में भर्ती है कि वो, उनके बारे में क्या होगा बताओ। बस हमने आप लोगों से नहीं, जितने हमारे मकान बना हुआ था, हमारे को कुछ नहीं मिला। हमारा यही हमारे बसंती रेवर आपके बगल में, हमारे घर में जो सामान था उस सामान, हमारा भी प्लाट है, हमारे को कुछ नहीं मिलेगा। प्लाट ले ले, कच्चा मकान बांधना, कच्चा, हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमें हमारा भी बहुत गरीब है। हमारा भी एक लड़का, हमारी लड़की भी, जितने भी व्यक्ति हो, नेता हो, जो भी हो, हमें कोई नहीं, हमारे को मिलना चाहिए। हमारा भी प्लाट है,
जैसा बना है वैसा हमारा घर दे दीजिए। और कुछ आपके 1 लाख रुपए हमारे खाते में डाले, हमारा उससे कुछ नहीं हो। 1 लाख रुपए का तो हमारा घर में सामान ही भरा आएगा। आप 1 लाख रुपए दे दोगे घर बन जाएगा। जमीन ले लेंगे कि हम बच्चों को खिला देंगे कि क्या कर लेंगे। हमें आपके 1 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमें हमारा घर चाहिए बस। आप लोग से निवेदन है, हमें हमारा बना बनाया घर दे दीजिए, कुछ नहीं चाहिए हमें। आप हमें कपड़े ला के दे लो, कपड़े ले लो, रोटी ले लो, उससे हमारा पेट नहीं भरा रहा है। ऐसे दिल मान के पड़े हैं यहाँ पे, क्या करें, घर ही नहीं बचा तो कहाँ जाएंगे सर हमारे प्लांट और हमारे व्यक्ति को जो चोट लगी है ना, उनकी भरपाई कर दीजिए। हरदा के इस हादसे के बाद सत्ताधारी दल के नेताओं, मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेताओं का जहां तांता लगा हुआ है। आज भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी पीड़ितों के आंसू पहुंचने हरदा पहुंचे। इस वक्त वे यहां पर जो राहत केंद्र बनाया गया है ITI में, वहाँ पीड़ितों की बात सुन रहे हैं। की जानकारी हमको थी नहीं सर, खाने को पता भी नहीं था हमको, उसको पता ही 3 मंजिल मकान बना हुआ था वो, तीनों मंजिल पे काम करता था आदमी। कितने कमरे होंगे जिसमें मजदूर काम करते हैं? 30 से 35 कमरे में बड़े हाल थे, बड़े हाल थे, 5 एकड़ का एक कमरे कितने 40-50 थे। हाँ, इतने तो रहते थे उसमें। शादी के कारण इतने थे सर, नहीं तो 200 करीब 200 लोग काम करते हैं एक कमरे में सर, कम से कम। एक तगारी में बैठ के सर ये सर एक में 4-5-6 लोग हो जाते हैं। और उधर शादी थी मानपुरा में, और इधर कोई सा गाँव में, वहाँ तो लोग शादी में चले गए मक्तापुर में। उस कारण लोग बच गए सर। कम अगर पूरा जोड़े तो 1200 से 1500 लोग थे सर कम से कम काम करने वाले। तुम भी वही काम करते? हाँ, मम्मी थी काम, मैं रोज मम्मी को शाम को लेने जाता था सर। मम्मी थी मेरी मम्मी गिरने की वजह से बच गई सर। हाँ, बेहोश हो गई थी गिरने के कारण, तो वो पत्थर ऊपर से निकल गया हल्का, जो पहले धमाके में, फिर भी कमर में लगी हुई, उनके पथरी में लगी हुई है। अंदर वाला कोई बताओ ना, अंदर वाला अंदर वाले से जो खत्म हुआ यहाँ तक तुम्हारा बालक था भाई। भोपाल कोई सहायता नहीं। इस हादसे को लेकर कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलना भी बाकी है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता और एडवोकेट अवनी बंसल ने ऐसे ही कुछ सवाल पूछे हैं। हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जिनका शासन ने अभी तक जवाब नहीं दिया। पहली बात तो ये है कि अभी तक हमारे सामने सरकार के द्वारा कोई आंकड़ा नहीं आया है कि कितने लोग वास्तविक में इस ब्लास्ट में मरे हैं। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि मृत लोगों की संख्या पता करने के लिए सरकार क्या कर रही है। क्या सरकार केवल जिन लोगों की डेड बॉडीज़ मिली है उनको मृत में काउंट कर रही है, या वहाँ पे किसी प्रकार का कोई DNA सैंपलिंग किया गया है? वहाँ पे साक्ष्य को सुरक्षित रखने के लिए क्या किसी फॉरेंसिक टीम का गठन हुआ? क्या इस मामले की SIT के द्वारा कोई जांच की गई? क्या इसमें कोई इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई? ये सारे सवालों की अभी तक हमारे पास सरकार के द्वारा कोई भी जवाब नहीं है। देखिए, राजेश अग्रवाल की एक नहीं बहुत सारी फैक्ट्री थी, बहुत सारे गोडाउन थे। इनफैक्ट जहाँ पे ब्लास्ट हुआ वहाँ पे भी उसका एक गोडाउन था, लेकिन वहाँ पे जो माल है वहाँ पे अभी तक सरकार ने क्या कोई रेड मारी है? क्या उस रेड में कोई एडिशनल साक्ष्य मिला है? और वहाँ पे ये सारे गोडाउन्स में अभी भी जो एक्सप्लोसिव मटेरियल रखा हुआ है, क्या वो भी ब्लास्ट होने का खतरा नहीं है? तो ये सारे सवाल हैं। उसके बाद जो परिवार हैं जिनके पूरे घर तबाह हो गए, उनको अभी तक सरकार की तरफ से कोई मुआवजे की घोषणा नहीं आई है। जो पूरा एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज हुआ है, देखिए काफ़ी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होने वाले हैं। मिट्टी में, पानी में, पूरी हवा पानी में जो यहाँ की प्रदूषित हुई है इतने बड़े बारूद के विस्फोट होने से, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? उस पर भी सरकार चुप्पी लगाए रखी है। तो हमने ये जो पूरा मामला आता है एक्सप्लोजिव्स एक्ट का, ये पैसों में आता है। पेट्रोलियम्स एंड एक्सप्लोजिव्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड का, उसमें आता है। तो पीयूष गोयल जी को, मोहन यादव जी को, सभी लोगों को हम एक पत्र दे रहे हैं इन सारे सवालों के साथ। हम नहीं चाहते कि बहुत लंबी प्रक्रिया हो, कानूनी प्रक्रिया कितनी लंबी हो सकती है हम जानते हैं, लेकिन अभी तक सरकार या प्रशासन ने क्या मेथडोलॉजी यूज़ करी है? क्या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की गई जब पूरा मलबे को ऊपर नीचे किया जा रहा था? क्या कोई स्क्वाड डॉग था, कोई स्निफ डॉग था? क्या फॉरेंसिक का कोई बंदा वहाँ पे खड़ा रहा? यदि खड़ा रहा तो कितनी बार सैंपलिंग किया? ये सारे सवाल जो वो ऑलरेडी कर चुके हैं, उसकी जानकारी जल्द से जल्द पब्लिक डोमेन में डालें, ऐसा हमारा डिमांड है शासन और प्रशासन। अवनी जी, एक सवाल है कि इस हादसे में जो लोग बच गए हैं
लेकिन जिनके घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं उनके लिए प्रशासन ने कोई व्यवस्था की है, या ये अभी सिर्फ अस्थायी जो शिविर है यहाँ पर रुके रहेंगे, या अपने घर इनको कब मिल पाएंगे? देखिए, कल हमारे पास खबर आई कि फैक्ट्री साइट के पास कम से कम 35 से 40 लोग रह रहे हैं। उनको ये बोला गया कि आप 1 घंटे में अपना घर खाली करिए और यहाँ पे ITI कॉलेज में आपको जाके अपना सामान लेके जाना है। जब लोगों ने पूछा कि हम अपना सामान लेकर कहाँ जाएं, तो उनको कोई जवाब नहीं दिया गया। अभी तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई अस्थायी रूप से व्यवस्था नहीं की गई है। अस्थायी के नाम पर भी केवल अभी एक कॉलेज के अलग अलग कमरों में लोगों को लाके रख दिया गया है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये कि कुछ लोगों के, मैक्सिमम लोगों के अपने खुद के प्लॉट थे। दूसरी बात, कुछ लोगों के 3 मंजिला मकान थे, कुछ लोगों का 1 मंजिला मकान था। तो सरकार को ये तो बताना ही पड़ेगा कि वो क्या मुआवजा दे रही है और क्या स्थायी व्यवस्था कर रही है, लेकिन वो क्या तरीका है, क्या कैटेगरीज बना रहा है। यदि मेरा प्लॉट था और 3 मंजिला मकान था और आप मेरे को 1 लाख रुपए दे रहे हो, तो क्या वो सही मुआवजा है? तो किस बेसिस पर सरकार मुआवजा दे रही है, ये भी सरकार को जल्द से जल्द इसकी घोषणा करना पड़ेगा। विनोद जी, हरदा में ये जो हादसा हुआ आतिशबाजी कारखाने में आगजनी का, बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवाई है, आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या इसके पीछे कोई प्रशासनिक लापरवाही भी आपको दिखाई देती है? और अब आगे मध्य प्रदेश शासन और प्रशासन को और क्या क्या करना चाहिए, क्या कमी आपको यहाँ दिखाई दे रही है? देखिए राकेश जी, मध्य प्रदेश सरकार जब मैं कहता हूँ तो सरकार किसी पार्टी की सरकार नहीं, सरकार मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, शासन, प्रशासन। भोपाल गैस कांड से भी लगता कोई सबक नहीं लिया। तो भोपाल गैस कांड के बाद पेटलापेट की आगजनी, उसके बाद ये हादसा हरदा का, मुझे लगता है कि इससे बड़ी लापरवाही और क्या होगी। कि जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि लाइसेंस था कि नहीं था, सेफ्टी नॉर्म्स जो होते हैं, इस तरह के विस्फोटक, तो बस्ती के साथ इस तरह की फैक्ट्रियाँ को मंजूरी देना, ये सारी चीज़ें जो है, और अगर मान लीजिए बस्ती बाद में बन गई तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो जो जाने गई हैं उसका हिसाब कौन देगा? और दुर्भाग्य और विडंबना ये है हमारे देश की कि इस तरह के हादसे होते हैं, उस वक्त बहुत शोर बचता है, बहुत मीडिया में भी हम सब लोग बोलते हैं, अखबारों में, टेलीविजन चैनल्स में, एडमिनिस्ट्रेशन भी लगता है कि बस हरकत में आ जाता है, मुख्यमंत्रियों के अधिकारियों के दौरे होते हैं, लेकिन उसके बाद सब ठंडा पड़ जाता है, धीरे धीरे सब लोग भूल जाते हैं और फिर कोई नया हादसा हो जाता है। तो ये घटनाएं पूरे देश में इस तरह की बार हम लोगों को देखने को मिलती हैं। कहीं अस्पताल का अग्निकांड है, तो कहीं पटाखा फैक्ट्री का अग्निकांड है, कहीं किसी फैक्ट्री में है। मुझे लगता है कि प्रशासनिक लापरवाही और मानवीय ज़िंदगी, उसकी कोई कीमत शायद हमारे सिस्टम में बची नहीं है, जिस तरह लोगों की जाने गई हैं। और अगर किसी और देश में इस तरह घटना होती तो उसके बाद जो सबक लिया जाता है, देखिए आप राकेश जी, आप दुनिया भर घूमे, मैं भी घूमा हूँ, तमाम विदेशों में आप जाइए, रूस में एक चेरनोबिल की घटना हुई, उसके बाद से उन्होंने सारा सिस्टम अपना ठीक किया। और भी देशों में इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन उसके बाद वो पूरा सिस्टम ठीक कर देते हैं। हमारे यहाँ तो लगता है इंतजार होता है अगली घटना का। मुझे लगता है कम से कम हरदा की इस घटना से अगर मध्य प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन सबक ले और कोशिश ये हो कि भविष्य में किसी भी हिस्से में इस तरह की कोई दुर्घटना या हादसा ना हो और लोगों की ज़िंदगियों से कोई खिलवाड़ ना हो। आतिशबाजी कारखाने में हुआ ये हादसा हरदा शहर के लोगों और हरदा शहर के जिस्म पर एक ऐसा घाव छोड़कर जा रहा है जिसे भरने में वर्षों लग जाएंगे। फ़िलहाल इस नज़ारे को देखकर सिर्फ इतना कहा जा सकता है, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है। हरदा से मैं डॉक्टर राकेश पाठक, कैमरा पर्सन आशुतोष मिश्रा के साथ।